हेलो दोस्तों, आप इस वीडियो सुनने या देखने के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी और आप एक सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे। यकीन मानो कि आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपने मेरे वीडियो पर क्लिक किया। जिंदगी में आपको जो कुछ भी चाहिए सब कुछ मिल सकता है जो आप चाहते हैं। चाहे आपको अच्छा इंसान बनना है और एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना और एक बॉडी बनानी हो, या फिर जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, बस आपको इतना काम करना होगा। आपको ही आप मेरे वीडियो को पूरा देखें और ध्यान लगाकर देखिए। इसमें बताए गए उपाय आप सभी को मात्र 7 दिनों तक आपको फॉलो करना है। जी हां, मात्र 7 दिन। तो अगर आप अपने शक्तिशाली भीड़ को यूं ही बर्बाद कर रहे हो तो जीवन को क्यों बर्बाद की ओर ले जा रहे हो? क्योंकि मनुष्य के भीड़ में नए जीवन देने की ताकत होती है कि मनुष्य यदि इसे बचा ले तो वह भूत, भविष्य और वर्तमान समय में होने वाली सभी घटनाओं को यूं ही जा सकता है और समझ सकता है। बहुत में महान व्यक्ति जैसे भगवान गौतम बुद्ध और स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों ने अपने वीर्य को बचाकर ही इतने सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान और ज्ञानी बन पाए, तो आप इतना अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि यह कितना पावरफुल है। मैं गारंटी के साथ यह बात कह सकता हूं कि जो भी मेरा वीडियो को ध्यान से पूरा अंत तक सुनेगा वह अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना सीख जाएगा और उसे वह सब कुछ मिलेगा जो आप वह चीजों को पाना चाहते हो। तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। और जब भी आपका मन भटकने लगे तो तब मेरा वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। यदि आपको लगे तो वीडियो को सेव करके रख लीजिए। ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन इसलिए दिया है ताकि इसका सदुपयोग कर, न कि दुरुपयोग। जैसा कि आप जानते होंगे, मनुष्य जीवन 84 लाख यानी के बाद मिलता है, परंतु लोग अपने शरीर को क्यों बर्बाद कर रहे हैं नहीं पता और गलत या सही काम करते हैं। पुरुष को स्त्री शरीर चाहिए और स्त्री को पुरुष शरीर चाहिए और लोग इसी मोहमाया में फंसे हुए हैं। लेकिन आप एक ब्रह्मचर्य का पालन करते तो आधी बड़ी मुश्किलों को आसानी से उसे पार कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर सुखमय जीवन जीता है। कई लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने में विफल हो जाते हैं क्योंकि वह इसके बारे में पूरी तरह से अवगत नहीं होते हैं। तो आइए जानते हैं वीर्य ब्रह्मचर्य का सही से पालन कैसे करें। ब्रह्मचर्य के लिए अपने 5 इंद्रिय पर संयम करना होगा। ब्रह्मचर्य में मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर और आनंद के मार्ग पर चलना चाहते हो तो एक इंद्रिय के संयम के लिए 5 इंद्रियों पर संयम करना चाहिए। ब्रह्मचर्य की रक्षा तभी इंसान के यार सकता है जब स्वभाव भावे ब्रह्मचर्य होगा। सर्वोत्तम भावे का मतलब नेत्र का ब्रह्मचारी करना होगा, और जो नेत्र किसी भी देखकर भोग कामना कर लेते हैं, इसलिए सबसे पहले नेत्र का ब्रह्मचर्य शुरू करें। आप वहां चीजों को नहीं देखनी है और वह बातें नहीं पढ़नी, वह दृश्य नहीं देखनी जिसमें आपको अंदर काम वासना जागृत हो जाए। और अगर कोई पशु पक्षी भी मैथुन कर रहा है और अचानक आपका ध्यान उस पर गया तो उस प्रकार की क्रिया आपके भी अंदर उत्पन्न हो जाएगी। और मान लीजिए एक बार अगर देख भी लिया तो कोशिश करें कि दोबारा आपका वहां ध्यान नहीं जाना चाहिए, वरना ज्यादा उसके और आकर्षित हो सकते हो और आपका ब्रह्मचर्य टूट जाएगा। और आपको इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना होगा कि वाणी का ब्रह्मचर्य भी बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। यदि आप किसी के सुख से अश्लीलता और गंदी बातों और कामुक बातें करेंगे तो अपनी वाणी से शरीर वाली बात करेंगे तो आपका ब्रह्मचर्य निष्फल हो जाएगा। चाहे वह स्त्री शरीर धारक हो या पुरुष शरीर से किए गए विचार से, आपका ज्ञान इंद्रिय का भी विचार खत्म हो जाएगा। आप उसे रोक नहीं पाओगे। और इसलिए वाणी से आप कोई वार्तालाप न कीजिए जिससे आपके अंदर काम वासना बढ़े और गंदी बात हो, या विचार की बातें और अपने लिए सही बात सुनो कि जिसमें हमारे हृदय में कामना जाग जाए, बिल्कुल न करें। धर्म की बात, अपने आराध्य देव की बात, शास्त्र से सर्वाधिक बातें करें। कोई ऐसा मित्र है या हमारे साथ में रहने वाला है, किसी भी साधक को लेकर अपना मित्र बात कर रहा है तो आप उनसे दूर हो जाओ, नहीं तो आप उन्हें समझा दूं कि आप इस प्रकार की बातें न करें। अगर आपको कोई और बात करनी है तो ईश्वर की बातें करें। आप सागर वे रहे ब्रह्मचर्य भाव, नींद का ब्रह्मचर्य, नेत्र इंद्री का ब्रह्मचर्य और तिवारी इंद्री का ब्रह्मचारी किसी को स्पर्श करें तो ही हमारी त्वरित काव्य विचार न होने पाए। हम जहां जहां आज वक्त हो रहे हैं उसमें केवल और केवल भ्रम है। शरीर के द्वारा में कहीं सुख है, गृहीत द्वारा में कहीं सुख है नहीं। अगर उसके भोगने के बाद हृदय कह देता कि आपको चुनना चाहिए, तब सही हो सकता है।
लेकिन फिर से वही मन करने सकता है, क्योंकि तृप्ति नहीं होती है। जो जितना भोग कर रहा है वह उतना ही दुखी है। यदि आप किसी भी तरह से हस्तमैथुन आदि के द्वारा गंदे दृश्य देखकर, गंदी क्रियाओं के द्वारा आप खुद नाश कर रहे हो, तो आप न ही करें, तो आप लोक में सुखी रहोगे, और न ही परलोक में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। ब्रह्मचर्य रक्षा करने के लिए पहले तो निश्चय करना होगा कि आप अनुशासन में रहें, और जिस यह जीवन शक्ति है, चाहे आप जितना उसे निकाल रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं तो आप सुखों का भी नहीं मिलेगा, बल्कि दुख ही मिलेगी। आपको थोड़े दिन भी का पालन करके देख लो, आपको पता चलेगा कि अब मेरा जीवन सही चल नहीं लगेगा, और आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। आपको मालूम होगा कि भीड़ या निकलने के बाद अथवा भी नष्ट होने के बाद आपको अपने पर बहुत ही घृणा या और आपको लगता है मैंने ऐसा क्यों किया, यह सब बेकार है, घृणा होने लगता है। फिर कुछ दिनों के बाद आप वही गलत काम दोबारा से करते हो, अगर स्वाभाविक रूप से आप ली हो जाता है, जबकि मूड बन जाता है, जब दिमाग में ऑटोमेटिक ऐसी बातें जाती है। इसलिए आपको ऐसी चीजों के बारे में ध्यान नहीं देना चाहिए, और ऐसी कई सालों का ब्रह्मचर्य टूट जाएगा। ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए साल जीवन होना अत्यंत आवश्यकता है। अगर आपको ब्रह्मचर्य को लंबे समय तक कायम रखें ना है, तो संयम करें और मेडिसिन करें। कोई भी कहानियां सुनी और ईश्वर की कथा सुने, और आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते, वो तो दिन में कम से कम 2 बार स्नान करें, जिसमें मन शीतल होता है, और 2 बार स्नान करने से अपने शरीर की गर्मी नष्ट होती है। और आपके कपड़े स्वस्थ होने चाहिए, पवित्र होने अनिवार्य है। भले आप गरीब या अमीर हो, लेकिन कपड़े भले ही पाते हैं। भले पैसे कम वाली हो, लेकिन पवित्र होनी चाहिए और स्वस्थ कपड़े होने चाहिए। और खाना खाने के बाद तुरंत बाद स्नान न करें। नहाने के दौरान खुशबूदार साबुन का यूज न करें, इसमें अंदर काम वासना होती है, और साबुन की सुगंध के कारण अधिक गर्म पानी से नहाना ब्रह्मचर्य में लिए हानिकारक है। नहाने के बाद शरीर को रगड़ कर के पहुंच ब्रह्मचर्य के लिए भोजन से सुधार होना जरूरी है, और अन्य तो आवश्यकता है। दिन में आप हल्का भोजन ही करें। अगर आप ज्यादा भोजन करते हैं तो यह भी ब्रह्मचर्य पर प्रभाव ज्यादा डालता है। विकाहार ही ब्रह्मचर्य के लिए सही रहता है। धर्म खाना खाने नहीं चाहिए, चाहे वह सात्विक ही क्यों ना हो, अन्यथा वह तामसिक बन जाएगा। और ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आंतरिक भावना होनी चाहिए, और उसके भगवान से मन वचन से ब्रह्मचर्य का पालन करने की शक्ति या मन्नत मांगनी चाहिए, को कंट्रोल करने के बजाय उनके कारण को ढूंढ निकालने, जिसमें आपका मन विषय और विचार में फंस जाता है। किसी भी प्रकार के विषय विकार में हिस्सा नहीं लेना चाहिए या उसे प्रोत्साहन नहीं देना। आप विवाहित हैं तो नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यह समझना और सीखना चाहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाए, और ज्ञानी पुरुष की यह या नई एकमात्र गारंटी उपाय है का पालन करके आंतरिक भावनाओं होनी चाहिए, और उसके लिए भगवान से मन वचन काया से कर्मचारियों का पालन करने की शक्ति मांगनी चाहिए। और महान लोगों का कहना है कि जब से खुद विषय का विरोध ही हुआ, अभी से विनर बनने की शुरुआत हो जाती है, और शेष था वह हुए हों। उन सभी के लिए पश्चाताप करना चाहिए। ब्रह्मचर्य की ओर आगे बढ़ने का एक उपाय है। तबाही के लोगों के लिए आपसी सहमति से ब्रह्मचर्य व्रत लेना या फिर एक दूसरे के प्रति वफादार रहना ही इस काल में ब्रह्मचर्य पालन करने के समान है। वे विकार के आगे को दबाकर नहीं, बल्कि सही समय के द्वारा ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। उन्हें अनेक विषय के परिणाम है, पालन करने के फायदे हैं। आप ही दैनिक जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाए भी समस्या है मच्छर का। अगर आप बगैर किसी लक्ष्य के चल रहे हो, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहां पहुंचे हो या किस लिए वहां जा रहे हैं। किंतु आप मन के एक लक्ष्य को निर्धारित करके चलते हैं, आपको निश्चित ही वहां पहुंचेंगे जहां आप जाना चाहते हो। इसी तरह ब्रह्मचर्य का पालन की लक्ष्य निर्धारित करके सही समझ के साथ ही करना चाहिए। ब्रह्मचर्य केवल स्वरूप यदि मोक्ष नहीं मिल रहा है, तो वह ब्रह्मचर्य नसबंदी के बराबर ही है। भी उससे शरीर अच्छा रहा करता है और आप मजबूत रहते हो, स्वास्थ्य बनने हो, ज्यादा जीते हैं, लेकिन वह अफीम है नहीं है। इसे ब्रह्मचर्य पालन करना है। उसे संयम खुद की खूब परीक्षा करके देख लेना चाहिए और उसे काबू में या खर्च कर देखना चाहिए। और यदि ऐसा लगे कि फसल पड़ेगा, तो आपकी शादी कर लेना अच्छा है। फिर भी वह कंट्रोल युवक होना चाहिए और शादी करने वाली से कह देना चाहिए कि मेरा कंट्रोल पूर्वक था।
अगर आप यह बात उसे बता देंगे तो सामने वाला भी आपको समझने लेगा। तो एक छोटे से गांव में, जहां ऊंचे पहाड़ और घने जंगलों के बीच शांत नदी बहती थी, एक 17 साल का लड़का रहता था। उसका नाम राजू था। राजू का जीवन साधारण और सामान्य था, लेकिन उसकी आंखों में सपनों का एक अदृश्य संसार बसा हुआ था। वह उन सपनों के बारे में सोचता जो उसे उसकी सीमाओं से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते थे। राजू का परिवार एक गरीब किसान परिवार था। उसके पिता रोज सुबह सूरज उगने से पहले खेतों में काम करने चले जाते और देर रात तक फसल की देखभाल में लगे रहते। मां घर का सारा कामकाज संभालती और साथ ही खेत में भी मदद करती। राजू का एक छोटा भाई भी था जो स्कूल जाता था। परिवार के पास सीमित संसाधन थे, लेकिन वे अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। राजू का स्कूल गांव से 5 किलोमीटर दूर था। वह रोज सुबह पैदल चलता हुआ स्कूल जाता और वापस आता। उसकी स्कूल की वर्दी पुरानी और जगह जगह से फटी हुई थी, लेकिन उसके मन में शिक्षा के प्रति जो उत्साह था वह उसकी वर्दी की फटी हुई सिलाई से कहीं अधिक मजबूत था। वह पढ़ने में बहुत अच्छा था, खासकर गणित में। उसके अध्यापक भी उसकी मेहनत और लगन से बहुत प्रभावित थे। राजू का सबसे बड़ा सपना था कि वह बड़ा होकर एक इंजीनियर बने। वह गांव के हर उस व्यक्ति को देखकर प्रेरित होता था जो शहर में जाकर नौकरी करता था और गांव में वापस आकर एक नई पहचान बनाता था। इंजीनियर बनने का सपना राजू के लिए सिर्फ एक पेशा नहीं था, बल्कि वह चाहता था कि वह अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सके, उन्हें एक बेहतर जीवन दे सके। लेकिन जीवन हमेशा इच्छाओं के अनुरूप नहीं चलता। राजू के सामने कई मुश्किलें खड़ी थीं। सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक तंगी थी। उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे उसकी उच्च शिक्षा का खर्चा उठा सकें। कई बार राजू के पिता ने उसे कहा, बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुझे बड़े शहर भेज सकें। हम तेरे छोटे भाई की पढ़ाई भी मुश्किल से करवा रहे हैं। राजू जानता था कि उसके पिता की स्थिति सही नहीं थी, लेकिन उसका मन इस बात को मानने को तैयार नहीं था। वह अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत जुनूनी था। रात को लेकिन राजू का एक सच्चा दोस्त था, सूरज, जो हमेशा उसकी मदद करता था। सूरज जानता था कि राजू की मेहनत का फल उसे एक दिन जरूर मिलेगा। राजू, तुझे किसी की नहीं सुननी चाहिए। तू अपनी मेहनत जारी रख, देखना एक दिन तू जरूर कुछ बड़ा करेगा। सूरज हमेशा यही कहता। सूरज और राजू दोनों स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। दोनों का साथ समय के साथ और मजबूत हो गया था। सूरज ने भी राजू के सपनों को अपनाया था। वह राजू को किताबें उधार देता, उसे पढ़ने के लिए नए नए स्रोत ढूंढ कर लाता। सूरज के बिना शायद राजू का यह सफर और कठिन हो जाता। जैसे जैसे समय बीत रहा था, राजू के परिवार की आर्थिक स्थिति और बिगड़ती जा रही थी। फसलें अच्छी नहीं हो रही थीं और उसके पिता को खेत में लगातार नुकसान हो रहा था। परिवार में खाने के भी लाले पड़ने लगे। ऐसे में राजू के ऊपर पढ़ाई छोड़कर खेत में काम करने का दबाव बढ़ने लगा। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा, अब समय आ गया है कि तू पढ़ाई छोड़कर हमारी मदद करे। खेत में काम करने वाले हाथों की जरूरत है। यह सुनकर राजू के दिल में गहरा दर्द हुआ। उसे पता था कि उसके पिता सही कह रहे थे, लेकिन उसके सपने भी उसके दिल के करीब थे। वह पूरी रात सोचता रहा कि आखिर क्या करे। वह अपने परिवार की मदद करना चाहता था, लेकिन अपने सपनों को छोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल था। अगले दिन वह सूरज के पास गया और उसे अपनी चिंता बताई। सूरज ने उसे धैर्य से सुना और फिर कहा, राजू, सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए संघर्ष करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन परिवार की जरूरतों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमें दोनों चीजों का संतुलन बनाना होगा। सूरज की बात राजू को समझ में आई। उसने तय किया कि वह खेत में अपने पिता की मदद करेगा, लेकिन पढ़ाई भी जारी रखेगा। वह अब रोज सुबह जल्दी उठकर खेत में काम करता और फिर स्कूल जाता। शाम को लौटकर वह फिर खेत में अपने पिता के साथ काम करता और रात को देर तक पढ़ाई करता। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। राजू का पूरा खेत पानी में डूब गया और उसके पिता को भारी नुकसान उठाना पड़ा। परिवार की स्थिति और बिगड़ गई। अब राजू को भी यह समझ आ गया कि उसे कुछ बड़ा करना होगा ताकि वह परिवार की मदद कर सके। वह दिन रात मेहनत करने लगा। उसे अब भी यकीन था कि अगर वह पूरी मेहनत से पढ़ाई करेगा तो उसे सफलता जरूर मिलेगी। समय बीतता गया और एक दिन राजू के स्कूल में एक महत्वपूर्ण घोषणा हुई।
एक प्रतिष्ठित कॉलेज से एक प्रतिनिधि आया था जो गांव के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम की घोषणा कर रहा था। यह छात्रवृत्ति केवल एक छात्र को मिलनी थी और इसके लिए एक कठिन परीक्षा रखी गई थी। राजू ने इस मौके को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर माना। उसने दिन रात पढ़ाई की ताकि वह इस परीक्षा को पास कर सके। जब परीक्षा का दिन आया तो राजू ने अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ परीक्षा दी। उसे यकीन था कि यह परीक्षा उसके जीवन का मोड़ साबित हो सकती है। कुछ हफ्तों बाद परीक्षा का परिणाम आया और राजू को छात्रवृत्ति मिल गई। यह उसके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। उसने यह खुशखबरी सबसे पहले अपने पिता को सुनाई। उसके पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, तेरी मेहनत और संघर्ष ने आज हमें इस मुकाम पर पहुंचाया है। मुझे तुझ पर गर्व है। राजू के लिए यह सिर्फ छात्रवृत्ति नहीं थी, बल्कि उसके संघर्ष और सपनों की जीत थी। वह अब अपने सपनों को हकीकत में बदलने के सफर पर था। राजू का कॉलेज गांव से बहुत दूर एक बड़े शहर में था। वह पहली बार गांव से बाहर जा रहा था। शहर की चमक धमक उसके लिए नई थी, लेकिन वह जानता था कि उसे यहां अपना एक नया सफर शुरू करना है। शहर में सब कुछ अलग था। यहां के लोग, यहां का जीवन और यहां की प्रतिस्पर्धा। राजू को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। कॉलेज में भी वह सबसे अलग था। उसके पास वह साधन नहीं थे जो बाकी छात्रों के पास थे, लेकिन उसके पास उसकी मेहनत थी, उसकी लगन थी। धीरे धीरे उसने अपने प्रोफेसरों और सहपाठियों के बीच अपनी पहचान बनाई। उसकी गणित की समझ इतनी गहरी थी कि सभी उसकी तारीफ करते। कॉलेज के आखिरी साल में राजू ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। उसे एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी का ऑफर मिला। वह अब एक सफल इंजीनियर था। उसने गांव लौटकर अपने परिवार को यह खुशखबरी सुनाई। उसके पिता और मां की आंखों में गर्व और खुशी थी। राजू ने अपने परिवार के लिए एक नया घर बनवाया, अपने छोटे भाई की पढ़ाई का खर्च उठाया और अपने गांव के लिए भी कई योजनाएं बनाई। उसने गांव के बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी बनाई ताकि वे भी अपने सपनों को साकार कर सकें। राजू के जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका था। वह अब एक सफल इंजीनियर था और उसकी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी थीं। उसके जीवन में सब कुछ बदल गया था, लेकिन उसके मन में अपने गांव और परिवार के प्रति वही पुराना प्यार और आदर था। वह भले ही अब एक बड़े शहर में नौकरी करता था, लेकिन उसकी जड़ें गांव में ही थीं। राजू ने अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दिया और उनके लिए सब कुछ बदल दिया था, लेकिन उसके मन में अब भी कई सपने थे जो वह अपने गांव के लिए देख रहा था। राजू का गांव अब भी पिछड़ा हुआ था। वहां अब भी बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार के अवसरों की कमी थी। राजू ने सोचा कि अगर उसे सफलता मिली है तो उसका कर्तव्य है कि वह अपने गांव के लिए कुछ करे। उसने अपने बचत के पैसों से गांव के बच्चों के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई थी, लेकिन अब वह कुछ और बड़ा करना चाहता था। राजू ने एक दिन अपने दोस्तों और गांव के कुछ बुजुर्गों के साथ बैठक की। उसने अपनी योजना बताई कि वह गांव में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में सुधार करना चाहता है। गांव के कई लोग उसकी बातों से प्रभावित हुए, लेकिन कुछ लोग अभी भी संशय में थे। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, यह सब करना इतना आसान नहीं है। हमारे गांव में पैसे की कमी है और यहां के लोग भी बदलाव से डरते हैं। राजू ने जवाब दिया, मुझे पता है दादा, लेकिन अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हमारा गांव कभी आगे नहीं बढ़ेगा। मैं चाहता हूं कि हमारे गांव के बच्चे भी बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए साधन मिले। राजू ने तय किया कि वह गांव में एक बेहतर स्कूल बनाएगा, जहां गांव के बच्चों को आधुनिक शिक्षा मिल सके। इसके लिए उसने अपने दोस्तों और शहर में अपने संपर्कों से मदद मांगी। उसने अपने गांव के लोगों को भी इस योजना में शामिल किया ताकि वे इसे अपना माने और इसके लिए पूरी मेहनत करें। राजू ने अपनी नौकरी से बचाए हुए पैसों से और कुछ शहर के लोगों की मदद से एक स्कूल की नींव रखी। स्कूल का नाम रखा गया आशा विद्यालय, एक उम्मीद की किरण जो गांव के बच्चों के भविष्य को रोशन करेगी। इस स्कूल में आधुनिक शिक्षा, कंप्यूटर की शिक्षा और खेलकूद की सुविधाएं दी गईं। राजू ने यह सुनिश्चित किया कि गरीब बच्चों की पढ़ाई का सारा खर्च स्कूल उठाएगा, ताकि किसी बच्चे का सपना पैसों की कमी के कारण अधूरा न रह जाए। स्कूल की शुरुआत के साथ ही
गांव में एक नई हवा बहने लगी। बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ी और उनके माता पिता भी अब शिक्षा के महत्व को समझने लगे। धीरे धीरे गांव के लोगों की सोच में बदलाव आने लगा। जो लोग पहले राजू के विचारों का विरोध कर रहे थे, वे अब उसकी तारीफ करने लगे। राजू ने न केवल स्कूल की व्यवस्था की, बल्कि गांव के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए भी काम किया। उसने गांव में एक छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाई शुरू की, जहां गांव के युवाओं को काम मिल सके। यह इकाई गांव के कृषि उत्पादों को प्रोसेस करती और उन्हें शहरों में बेचने का काम करती थी। इससे गांव के लोगों की आय भी बढ़ी और उन्हें रोजगार के अवसर भी मिले। राजू की प्रोफेशनल जिंदगी तो ठीक चल रही थी, लेकिन उसके व्यक्तिगत जीवन में कुछ कमी थी। उसने अपने काम और परिवार की जिम्मेदारियों में इतना समय लगा दिया था कि उसके पास खुद के लिए वक्त नहीं था। उसकी मां कई बार उससे कह चुकी थी कि अब उसे शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन राजू ने अब तक इस बारे में नहीं सोचा था। एक दिन उसकी मां ने उससे गंभीरता से बात की, बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, तुझे एक जीवन साथी की जरूरत है। तेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक घर की खुशियां तभी पूरी होती हैं जब उसमें बहू का कदम पड़े। राजू जानता था कि उसकी मां सही कह रही थी। उसने फैसला किया कि अब वह इस बारे में सोचेगा। कुछ समय बाद उसके परिवार ने उसके लिए एक लड़की देखी, जिसका नाम सीमा था। सीमा भी पढ़ी लिखी थी और एक स्कूल में पढ़ाती थी। राजू और सीमा ने एक दूसरे से कुछ मुलाकातें की और दोनों ने शादी के लिए सहमति दे दी। राजू और सीमा की शादी गांव में धूमधाम से हुई। सीमा ने राजू के जीवन में एक नया रंग भर दिया। वह न केवल उसकी पत्नी थी, बल्कि उसके सभी सपनों और योजनाओं में उसकी सच्ची साथी भी बन गई। दोनों ने मिलकर गांव के विकास के लिए और भी कई योजनाएं बनाई। सीमा ने भी आशा विद्यालय में पढ़ाना शुरू किया और गांव की लड़कियों को विशेष रूप से शिक्षा के लिए प्रेरित करने लगी। राजू और सीमा की जोड़ी गांव में एक मिसाल बन गई। लोग अब राजू की ओर और भी अधिक आदर और विश्वास के साथ देखने लगे। गांव के बच्चे अब बड़े सपने देखने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास साधन और समर्थन दोनों हैं। लेकिन हर कहानी में चुनौतियां आती हैं, और राजू के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। एक दिन जब राजू अपने गांव के कामों में व्यस्त था, उसे पता चला कि उसके पिता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। राजू तुरंत अपने पिता के पास पहुंचा। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है और उनकी हालत गंभीर है। राजू का दिल टूट गया। उसके पिता ने उसे हमेशा मेहनत करने और अपने सपनों के पीछे भागने की सीख दी थी। उन्होंने उसके हर फैसले में उसका साथ दिया था और आज वे बीमार थे। राजू ने उनकी देखभाल के लिए सब कुछ छोड़ दिया। उसने अपनी नौकरी से कुछ समय की छुट्टी ले ली और अपने पिता के इलाज में जुट गया। कुछ हफ्तों बाद राजू के पिता की तबीयत में सुधार हुआ, लेकिन वे अब पहले जैसे नहीं रहे। राजू को यह समझ आ गया कि जिंदगी कितनी नाजुक होती है। उसने फैसला किया कि अब वह अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताएगा और अपने गांव के विकास के कामों पर पूरा ध्यान देगा। राजू का सपना अब साकार हो चुका था। उसका गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। जहां पहले लोग शिक्षा और रोजगार के बारे में नहीं सोचते थे, अब वहां हर बच्चा पढ़ाई करता था और हर युवा काम करने के नए नए तरीके ढूंढता था। गांव के लोग अब राजू को न केवल एक सफल इंजीनियर के रूप में देखते थे, बल्कि एक नेता और मार्गदर्शक के रूप में भी मानते थे। राजू ने साबित कर दिया था कि अगर इंसान में सपने देखने की हिम्मत और उन्हें साकार करने का संकल्प हो, तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। उसके संघर्ष और समर्पण ने न केवल उसे, बल्कि उसके गांव को भी एक नई दिशा दी। अब जब भी कोई बच्चा राजू के स्कूल आशा विद्यालय में कदम रखता, वह जानता था कि उसके सामने असीमित संभावनाएं हैं। राजू की यह कहानी उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणा है जो कठिनाइयों के बावजूद अपने सपनों के लिए लड़ते हैं। राजू का जीवन अब एक संतुलित और संतुष्ट जीवन था। वह अपने परिवार, अपने गांव और अपने सपनों के साथ खुश था, लेकिन उसने कभी अपने संघर्षों को नहीं भुलाया। वह हमेशा इस बात को याद रखता कि कैसे एक छोटे से गांव का एक गरीब लड़का, जिसने सिर्फ सपने देखे थे, आज अपने सपनों को हकीकत में बदल पाया है। राजू की कहानी यह सिखाती है कि जिंदगी में संघर्ष और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। चुनौतियां तो हर कदम पर आती हैं,
लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और साहस से उनका सामना करता है वही असली सफलता